चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं अगला सवाल। अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स। देखिए, जब आपको डायगोनल्स दिया हुआ है किसी पॉलीगॉन का और आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। जब आपको नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ रहता है और डायगोनल पूछते हैं तो वो इजी होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक तो जो प्रोसीजर है जो हम स्कूल में करते हैं और एक डायरेक्ट मेथड भी लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। डायगोनल्स का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, किसी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको कितना गिवन है, ये है 44। तो इस तरह से मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। दिक्कत क्या होगा, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ये n को आप अंदर मल्टीप्लाई, अभी तक हम लोग जो क्लास 8 लेवल में हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा क्लास 8 के लिए। n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -3n, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 44 के साथ तो 88 हो जाएगा। फिर आप 88 को RHS में ले आएंगे, LHS में ले आएंगे तो -88 आप इसको लिख देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना वैसे तो क्लास 9th में है, बट इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि हम लोग को इसका फैक्टराइजेशन आता है। ठीक है, आता है ना। अगर नहीं आता है तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल में आपको उसका जो है वीडियो मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का। तो बेसिकली आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया था फैक्टराइजेशन, वो बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर हल्का सा रिवाइज करता हूँ। ये जो लास्ट एक तो आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, किसके ऑर्डर में, सबसे पहले हाईएस्ट पावर स्क्वायर वाला पावर, फिर n और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म। तब आप इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पे n है हमारा वेरिएबल, तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, -88 है। अब इस -88 को आपको स्प्लिट करना है दो पार्ट में इस तरह से कि उसके जोड़ने या घटाने से ये मिडिल टर्म दैट इज -3 आ जाए। तो ये 11 8 जा दिख रहा है क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है तो ये तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो 11 8 जा 88। अब क्या 11 और 8 के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है जिससे कि ये आ जाए 3 आ जाए, तो 11 में से 8 माइनस करने से 3 आ जाएगा। लेकिन मुझे -3 चाहिए तो मैं माइनस इसमें लगाऊंगा क्योंकि दोनों में से किसी में तो मुझे माइनस लगाना है, तभी -88 आएगा। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि किस में लगाएं माइनस, इसमें या इसमें। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले में लगाएंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता, अगर मुझे यहाँ पे +3 चाहिए होता तो मैं इसमें लगा देता माइनस। ठीक है, इस तरह से आप माइनस का डिसीजन लेंगे। तो ये आप इसको कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर -11n और +8n -88 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं n यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा n -11 और यहाँ से स्टूडेंट्स 8 निकाल लेंगे +8 तो यहाँ बच जाएगा n -11। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम फैक्टर आना चाहिए आपका, है ना। तो n -8 आपका सेम आ गया, फिर उसको आप फर्दर कॉमन निकाल लेंगे। जब आप इसको दोबारा से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा n और यहाँ बच जाएगा 8 इक्वल टू आप इसको 0 लिख देंगे। अब देखिए फंडा क्या है इसके पीछे, दो फैक्टर का जब प्रोडक्ट 0 होता है, दो फैक्टर का, दो नंबर का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। हमारे इस केस में देखिए ये वाला टर्म 0 हो सकता है, ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि n -11 अगर 0 होगा विच इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि n +8 इक्वल टू 0 है सर, तो n इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं हो सकता n, क्योंकि वो एक नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे केस में 11 होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा ये प्रोसीजर लंबा है, थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। अगर आपको सिर्फ फैक्टर करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो आप इतना, मतलब अगर आप फैक्टराइजेशन अगर आता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपको आना भी चाहिए क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से,
तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। बस उसको आपको सिर्फ ये वाला स्टेप मैंने समझिए यहाँ से ये वाला स्टेप आपको नया सिखाया और आपको ये बता भी दिया कि ये कैसे होता है। इसमें से आप दोनों में से किसी को भी बारी बारी से कंपेयर कर लेंगे, क्या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर आ सकता है, नेगेटिव आंसर नहीं होगा, है ना। तो पॉजिटिव आंसर आएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन में आपको अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो उसका जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो क्या है कि देखिए आपको पता है कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब ये तो एन ही है ना सारे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये ऑप्शंस में है कि या तो ये सही होगा या ये। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से इसको पुट करके देखिए, एन की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए एक बार 9, फिर देखिए क्या 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 10 पुट कीजिए, नहीं आएगा, फिर फाइनली आपका ऑप्शन सी में ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 11 पुट करेंगे तो ये LHS में 44 आ जाएगा। तो आपका वो जो है ऑप्शन सी जो है तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख लेंगे आपको कौन सा ईजी लगता है। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये वैसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ये जो है क्वेश्चन आपका चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स से है। डायरेक्ट एंड इन्वर्स में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह का मैथमेटिकली रिलेशन है। एक रिलेशन है हमारा डायरेक्ट रिलेशन और एक है हमारा इन्वर्स रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन स्टूडेंट हम किसको बोलते थे, जैसे किसी चीज़ का, किसी सामान का, अगर एक सामान का दाम अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 10 रुपये है, तो 5 सामान का दाम हमारे पास 50 रुपया, मतलब नंबर ऑफ जो है आइटम्स इंक्रीज़ किया आपने तो उसका जो है कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो चूंकि आपने नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज़ किया तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ किया। तो ये इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे कि जब आपने एक चीज़ में इंक्रीज़ किया तो दूसरा चीज़ भी इंक्रीज़ हुआ, तो ऐसे रिलेशन को आप बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। और दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास कैसा है, इन्वर्स वाला। जनरली इन्वर्स रिलेशन जो है जब भी मतलब ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वैसे केस में जो है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर सपोज कीजिए कि कोई आपको एक घर है, उसको पेंट करने के लिए, उस पूरे घर को पेंट करने के लिए मुझे अगर 10 मजदूर अगर 50 दिन में उस घर को पेंट करते हैं या उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, 10 मजदूर अगर 50 दिन में कंप्लीट करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो अगर आप नंबर ऑफ जो है वर्कर्स जो है आप इम्प्रूव कर प्लस कर देंगे, अगर आप 10 लोगों के बजाय 20 कर देंगे, तो इधर आपने इंक्रीज़ किया, 10 के बजाय 20 कर दिया, तो उधर अब इंक्रीज़ नहीं करेगा, उधर 50 से बढ़ के 100 नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका मैन पावर बढ़ गया तो आपका नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इधर आपने इंक्रीज़ किया और उधर कम हो गया, इस तरह के रिलेशन को इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन का। उसके बाद आपको मैथमेटिकली 2 फार्मूला बताया गया है, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो क्या होता है, इन्वर्स होता है तो क्या करना होता है। हम लोग को स्टूडेंट जनरली जो हमारे क्लास 8 का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। आप ये इस तरह का जो है 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें जो दो डेटा दिया रहेगा, 2 फील्ड जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको आप ऊपर और नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, हमारे पास 2 फील्ड क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और क्या बोला है कि उनका जो है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहली बार में उसने तो बता दिया आपको, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। क्या कंप्लीट स्टेटमेंट है कि 100 स्टूडेंट्स का खाना कितने दिन के लिए है, 20 डेज के लिए है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स और डेज का डेटा है, ये दोनों जो है कैसे रिलेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब पूछ रहा है कि अगर हम हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 24 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, 25 स्टूडेंट्स और अगर आ जाते हैं। उसने पहले बोला कि 100 स्टूडेंट भैया 20 दिन खाना खाएंगे, अगर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, स्टूडेंट्स अगर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। 25 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, 125, तो आपको पूछ रहा है कि खाना कितने दिन चलेगा। अब देखिए 100 लोगों का खाना जो है 20 दिन के लिए था, ऑब्वियस ही बात है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा तो खाना का जो है वो टाइम जो है कम हो जाएगा, कम दिन चलेगा खाना अब हमारा। तो चूंकि ये इंक्रीज किया, ये अप हुआ और ये डाउन हो गया, तो ये इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। और जब भी इन्वर्स रिलेशन होगा तो ये जो 2 वेरिएबल, जो 2 डिपेंडेंट डेटा है, उसके बीच में क्या होता है, x इंटू वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ये x इंटू वाई ये किस में होता है, इन्वर्स रिलेशन में होता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन में होता है। या
या हाँ इन्वर्स रिलेशन में होता है, और एक्स बाय सॉरी और ये x बाई वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किस केस में होता है? डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ठीक है, जब रिलेशन यही रिलेशन अगर डायरेक्ट होता तो x बाई वाई कॉन्स्टेंट होता, और चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो x इंटू वाई जो है कॉन्स्टेंट होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला कि हमारा ये वाला इनवर्स रिलेशन है तो हम लोग x इंटू वाई कॉन्स्टेंट लिखेंगे, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जितना भी डेटा है सबको मल्टीप्लाई कर दो सब सेम आएगा, तो 100 इंटू 20 बराबर ये 125 इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट का मतलब यही है, जितना आप इस तरह का रिलेशन टेबल बढ़ते जाओगे इन सब का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही होगा, मतलब इक्वल होगा। कांस्टेंट होगा मतलब कोई एक वैल्यू होगा, है ना, तो वो बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 25 चौक 100, 25 5 125, 5 4 20, तो ये 4 4 16 हो गया, x बराबर 16 हो गया, मतलब 16 डेज हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, ये एक ही साल के लिए पूछ रहा है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि इसने क्या बोला कि कोई मशीनरी है जिसका कि जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करता है। डेप्रिशिएट करना मतलब कम हो जाता है, कितना? 5% जो है, ठीक है, 5% घट जाता है। तो एक साल में ये बेसिकली यहाँ पे एनुअली होना चाहिए लिखा हुआ शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, 5% एनुअली, मतलब एक साल में 5% घट जाता है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या है रहेगी, ठीक है। जनरली आपको बताया गया है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करेंगे। इस टाइप का, जैसे मशीन का जो वैल्यू है अगर वो घट रहा है हर साल, तो 2 साल बाद 3 साल बाद कितना होगा, उसी तरीके से पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में भी आप जो है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना है, बट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही जो है फार्मूला, जो कौन वाला, a इज इक्वल टू p इंटू 1। अब देखिए, जब घट रहा होगा तो -r/100, ठीक है। उसी तरह से पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है तो 1 - i, अगर इंक्रीज कर रहा है तो 1 + r/100 पे पावर n, ठीक है। तो बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, डेप्रिशिएट कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है, आपका जो कार है, कोई भी मशीनरी है, उसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है, घटती है हर साल। तो हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P क्या है, ये है उस मशीनरी का कॉस्ट इतना था, आपको पूछा है अगर वो घट जा रहा है 5%, तो R की वैल्यू 5/100 पावर n, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 9975 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। लेकिन एक मतलब आपको क्या नोटिस करना है कि 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कुछ नहीं होता। कंपाउंड होता तभी है जब वो नेक्स्ट ईयर में पहुंचता है, अगले स्लैब में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे भी करेंगे कि भाई उसका सामान का दाम जो है इतना था और वो 5% घट गया, तो दिस -10500 का 5% आप माइनस कर देंगे उसमें, तो भी इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका जो है ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब ये वाला प्रोडक्ट, टू गेट इतना, ठीक है। मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मुझे ये मिल जाए। तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले, x - 3 x² + 3x + 9, ठीक है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो y मान लेता हूँ कि y सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिल जाए मुझे, तो मुझे मिल जाए x³ - 3x + 9, ये मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, y को मैं उधर भेज देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला माइनस, है ना। तो इसको प्रोडक्ट अगर आप निकालें इसका, तो ये एक बार ये x पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये x इंटू x² x³ हो जाएगा, और ये +3x² हो जाएगा, और ये +9x हो जाएगा। फिर माइनस वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x² हो जाएगा,
और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रहा आपका। उसके बाद दूसरा ये वाला लेफ्ट हैंड में मैं लेके आ रहा हूँ और माइनस वाई को उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ये वाला जब इधर आएगा LHS में, तो आपको पता है कि ये जितने टर्म है सारे जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू y उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस y हो जाएगा। अब जो ये है हमारा LHS में जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, ज़्यादातर टर्म इसमें कट जाएंगे, है ना, एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा। उसके बाद उसी तरह से माइनस 3x² प्लस 3 ये ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस 9 माइनस 9x ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से आप और कुछ ख़त्म होगा क्या? नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब ये फाइनली आपका ये माइनस 27 बच गया। ठीक है, माइनस 27 और माइनस 9 बच गया और प्लस 3x बच गया, ये 3 टर्म बच गया, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 3x बचा, और माइनस 27 और माइनस 9 जो हो जाएगा उसको आप ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, इज टू वाई। ठीक है, 3x माइनस 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 36 लिखा है। ठीक है, एक ही बात है, माइनस 3x 36 पहले लिखा हुआ है, प्लस 3x बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, जब भी परसेंटेज टू परसेंटेज क्वेश्चन आपका जो ख़त्म हो जाए, मतलब इसमें एक्चुअल फिगर की कहीं भी बात न की जा रही हो कि सामान का दाम इतना था उतना हो गया, ना CP का पता ना SP का पता, ठीक है, और मतलब कहीं भी एक्चुअल वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में अगर जिक्र ना किया गया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है क्वेश्चन को x मान के ना बनाएं, क्वेश्चन को 100 मान के बनाएं। ठीक है, 100 से क्या बेनिफिट मिलता है आपको कि आपका जो एंड रिजल्ट आता है, चूंकि 100 में निकला है, तो 100 जो होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ परसेंटेज जो भी निकालना होता है मुझे, वो 100 में निकालना होता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या कि 100 में कितना। तो आप चूंकि 100 को ही मान लेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस या जो भी क्वेश्चन में रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे। तो हम मान लेते हैं कि उस पर जो मार्क प्राइस है वो 100 है। अब 100 में 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, पहले ही हमने ये क्या माना है? ये माना है क्योंकि हमारा उसका जो है कॉस्ट है वो 100 है। अब उसमें पहली बार जब डिस्काउंट दिया गया कितना? माइनस 20%। ठीक है, 20% जब डिस्काउंट दिया गया तो कस्टमर को कितने का मिलेगा? वो 80 का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे, तो 100 माइनस 100 रुपये में माइनस देंगे 20% उसको, तो 100 माइनस 100 का 20%, तो 100 का 20% क्या होगा? 100 कट जाएगा, 20 होगा, तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 100 मानने से ये भी बेनिफिट होता है कि परसेंटेज निकालना भी इजी होता है, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। 100 का 50% 50, मतलब 100 का जो भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये 100 कट जाएगा तो जो परसेंटेज आप निकालना होगा वही बचेगा आपका, है ना। तो पहली बार डिस्काउंट जब मिला मुझे 100 में 20%, तो 100 तो कितने का मिला मुझे? वो 80 का मिला। फिर अगली बार जो है मुझे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 10%, तो मुझे फिर माइनस 10% करना है। तो 80 का 10% कितना होगा? 80 का 10% 8 रुपया होगा। कैसे? 80 का 10%। ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 रुपये बचेगा। तो फिर 80 माइनस 8 रुपये करेंगे तो कितना होगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो मतलब यूज़र, जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको कितने का पड़ा? उसको 72 का पड़ा। ठीक है, दाम कितना था? 100। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसको 72 का पड़ा, तो उसको एक्चुअल में डिस्काउंट कितना मिला? उसको डिस्काउंट कितना मिला? तो वो क्या होगा? 100 माइनस 72 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 जो है उसको डिस्काउंट मिला, तो 28% हो गया। क्यों 28% हुआ? क्योंकि आपने 100 ही माना। 28 किस में? 100 में। तो जो 100 में जो चीज़ होता है वही परसेंटेज होता है, तो 28% जो है उसका इसका
जो सिंगल डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 2 डिस्काउंट को मिला के सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, 28% हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।